जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएसआई की मूल विधि को कंप्लीट कर रहे थे। यूपीएसआई की मूल विधि में हम लोगों ने पिछले 3 क्लासें कंप्लीट करी थी, जिसमें मानवाधिकार, सूचना अधिकार अधिनियम और साइबर क्राइम, इन तीनों टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोग अगले नए टॉपिक में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी कि उसी को एनएसए कहा जाता है, रासुका कहा जाता है, इसे हम लोग बहुत बेहतर ढंग से कवर करेंगे। पूरा जीरो से लेकर के एडवांस यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। सारी धाराएं इसमें देखेंगे, जो भी प्रमुख फैक्ट है वो देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल में जुड़े हैं नए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर के रख लें। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यूपीएसआई के लिए, सब कुछ बिल्कुल एकदम कायदे से कंप्लीट किया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा मूल विधि में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसका एक बोल चाल में आपने खूब नाम सुना होगा, इसको बोला जाता है रासुका। तो एक बात आप समझ लो कि बोल चाल की भाषा में हम लोग रासुका बोलते हैं, इसी को एनएसए बोलते हैं, और इसको अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए कि क्या नाम है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 इसको कहा जाता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, देखो बेसिक से हमने कहा ना, बेसिक से एडवांस, तो बेसिक चीज़ें पहले समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें बेसिक समझने की जरूरत है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है? किसी देश की सैन्य और गैर सैन्य संसाधनों को उपयोग के माध्यम से हमले या अंतर्राष्ट्रीय खतरों से बचाना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब इन खतरों में शामिल क्या हो सकते हैं? जैसे सैन्य, आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरण, मानवीय, अन्य खतरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय सुरक्षा। है कि इसका एक दूसरा नाम क्या है? रासुका। रासुका के नाम से हम लोग काफ़ी जानते हैं क्योंकि ये एक बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाया गया शब्द है। तो रासुका से हम लोग परिचित हैं कि रासुका क्या होता है। चलिए अब हम लोग कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसे पारित कब किया गया, तो इसको 23 सितंबर 1980 के द्वारा संसद के द्वारा इसको पारित किया गया 1980 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी जी थी। ये दूसरे कार्यकाल की बात है, जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी तब की बात है। राष्ट्रपति उस समय नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से तैयार रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि प्रधानमंत्री कब कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी अपने दूसरे कार्यकाल में, और राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। पारित कब किया गया था, तो 1980 23 सितंबर के दिन संसद के द्वारा, लेकिन इसके लागू किया गया 27 दिसंबर 1980। दोनों डेट आपको याद रखनी है। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल 19 धाराएं हैं। ये हमने बिल्कुल बेसिक समझा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे इसी के देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जब सुरक्षा की बात आती है तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। वो पुलिस की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, एक पुलिस में एक टॉपिक है शांति सुरक्षा के नाम से, या सुरक्षा शांति व्यवस्था के नाम से, तो वहाँ से टॉपिक निकल के आता है। तो देखिए, आप लोगों को से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षाएं दो टाइप से की जाती हैं। एक होती है बाह्य सुरक्षा, एक होती है आंतरिक सुरक्षा। एक होती है बाह्य सुरक्षा, एक होती है आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत जो बाह्य सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बाह्य सुरक्षा में थल सेना, जल सेना और वायु सेनाएं काम करती हैं। इतनी बात आपने समझ ली। इंडियन एयरफोर्स, नेवी वगैरह इनमें काम करती हैं, किसमें? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो बाह्य सुरक्षा आती है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी सुरक्षाएं आती हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत याद रखिएगा अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल में बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, कमांडो वगैरह सब किसमें आते हैं? अर्धसैनिक बल। राज्य पुलिस, इसके अलावा केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियां आती हैं। इनमें से आपकी आती है एनसीआरबी, सीबीआई, सीबीआई का गठन 1963 में हुआ, आईबी का गठन 1947 में हुआ, और सीएपीएफ। ये सारी एजेंसियां आती हैं किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपी और यूपीएसआई में पूछता है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टॉपिक देखा,
टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, बस उसके आपने डायरेक्टली क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पढ़ा और उसकी धाराएं रट ली। इससे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अगर वहाँ से नहीं बना तब आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है। तो सुरक्षा से समझ लिया ये चीज़ें कि कौन सी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवाएं आती हैं, कौन सी गृह मंत्रालय के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। अब देखो कि अपराधों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो एनसीआरबी रखती है वो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पे एससीआरबी और डीसीआरबी रखती है जिला स्तर पे। यहाँ पे आपने ये चीज़ें समझ ली, लेकिन उससे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए क्वेश्चन ये पूछा भी गया था पिछले बार परीक्षा में, पूछा क्या गया था कि पूछता है ये कि कौन से सीमा पे कौन से सैनिक तैनात करे जाते हैं। ये वजह से भारत और चीन की सीमा पे आईटीबीपी के जवान तैनात किए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा पे बीएसएफ तैनात की जाती है, भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी तैनात की जाती है, भारत भूटान सीमा पर एसएसबी तैनात की जाती है, भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल की तैनाती करी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में जब आप टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो अगर आपने इस टॉपिक को मिस कर दिया जो हमने सुरक्षा के पार्ट बताए, रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और ये कौन से सैनिक कहाँ पे तैनात किए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपने आधा अधूरा टॉपिक को पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है। अब संतालन समिति की जो सिफारिश पर जो 1962 में आई थी संतालन समिति, उसके अंतर्गत सीवीसी के गठन हुआ और उसी के अंतर्गत सीबीआई का गठन भी किया गया था। ये हमने समिति इसलिए लिखी है क्योंकि इस समिति से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएसआई में, याद रखिएगा पूछा जा चुका है यूपीएसआई में। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका बनाते हुए चलिए। नोट्स आप चाहो तो बना लो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना, इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको एडिशनल कुछ मिले ऐड करते जाइए, लेकिन जितना दे रहे हैं कंटेंट जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको नोट डाउन हर हाल में करना है। फर्जी की चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं, सिर्फ जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं उस तरीके से आप थ्योरी लगाइए। इसके बाद जा करके आप इसका एमसीक्यू मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज कहीं से लगाइएगा यूपीएसआई का, देखिएगा इस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। लेकिन पहले आप थ्योरी पढ़ो। लोग इस समय क्या कर रहे हैं बच्चे कि वो सभी यूट्यूब में इस समय डालते हैं मूल विधि जैसे ही डालते हैं टॉपिक का नाम यही होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, लेकिन वो लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ करके क्या करोगे, पहले आप डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ लो। डिस्क्रिप्टिव जब ये आप नोट्स में पढ़ लोगे इसके बाद आप खूब धुआंधार ऑब्जेक्टिव लगाओ, सारे क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आएगा तुरंत उसका जवाब दे दोगे। तो पहले आपका ये कर्तव्य है, अगर आप सही से ईमानदारी से सही रणनीति से काम कर रहे हो तो आप पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ो, इसके बाद उसके मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह सारा सब कुछ आप अच्छे से लगाओ। तो ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो। देखो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये बस जरूरी ये बात का है कि जो आप पढ़ रहे हो वो काम का है कि नहीं, ठीक है, और पढ़ रहे हो तो किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। चलिए आपको एक जानकारी दे दें कि ये पूरा यूपी पुलिस का इस समय बैच चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस एक कांस्टेबल के लिए और दरोगा के लिए, ये मूल विधि वाली ये जो बुकलेट है ये डिस्कस की जा रही है, ठीक है। तो आप बैच चाहें तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर के बैच बहुत नॉमिनल फीस पे है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं चाहते तो आप ऐसे ही नोट्स इसके बनाते चलिएगा, ठीक है। तो आप बाकी आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको एक भी PDF बनाने की जरूरत नहीं है, एक भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको टाइप मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, और इसमें जो चीज़ें ऐड करने योग्य होंगी उनको भी ऐड करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पिछले 15 सालों के यहाँ पे हल प्रश्न पत्र, वो चाहे एसआई के लिए हो चाहे कांस्टेबल के लिए, वो यूपी स्पेशल पूरा नोट्स दोनों के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है, दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन दिया जाएगा, यूपी का पूरा नोट्स दिया जाएगा। कांस्टेबल में ये जो पोर्शन है क्लास नोट्स का ये अलग हो जाता है, ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए है, और मूल विधि ये सिर्फ एसआई के लिए है। तो 2 एडिशनल टॉपिक हमने अलग बना रखे हैं, बहुत ही बेहतर कंटेंट है। आप एक बार जाकर के टेलीग्राम विजिट जरूर करिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमने ऊपर आपको बताया कितनी इसमें धाराएं, 19 टोटल धाराएं हैं किसमें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में, ठीक है। अब उसके कुछ और फैक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के, कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत देश की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए निवारक निरोध
अब ये निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध कार्यवाही की जाती है। हर जगह जब आप ये सुरक्षा पढ़ रहे होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, तो एक आपको शब्द जरूर मिलेगा, निवारक निरोध। निवारक निरोध कार्यवाही की गई या निवारक निरोध काम किया गया, ठीक है, या निवारक निरोध आधारित कार्यवाही की गई। तो निवारक निरोध क्या है, उसके लिए हमने लिख रखा है, किसी व्यक्ति को जेल या संस्था में बिना मुकदमा चलाए इसलिए बंद रखना कि वह देश या राज्य या राष्ट्र के लिए खतरा है, इसी को कहा जाता है निवारक निरोध। देखो, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। चीज़ें आप छोटे छोटे शब्द समझोगे तब आपको आसानी होगी इन चीज़ों को पढ़ने में। तो निवारक निरोध वर्ड जहाँ मिले तो उसका ये मतलब है कि किसी व्यक्ति को जेल में बंद करना या उसको दंड देना या उसको किसी तरीके से कार्यवाही में लिप्त करना, वो इस लिहाज से लिप्त करना या दंड देना कि वो व्यक्ति देश या राज्य या राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस कार्यवाही को निवारक निरोध कार्यवाही के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब देख लेते हैं, लेकिन ये जो था, जिसको एनएसए कहते हैं, रासुका कहते हैं, ये उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया गया था। लेकिन बाद में क्या किया, जब धारा 370 हट गई तो जम्मू कश्मीर में भी इसको अप्लाई कर दिया गया था। अब बताइएगा कमेंट करके अगर आपने पढ़ा होगा, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में हटाई गई वो डेट क्या थी? तो डेट कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है, डेट कमेंट में दीजिएगा। अगला टॉपिक भी कमेंट करिएगा कि सर इस टॉपिक पे बनाइए। आप टॉपिक कमेंट करेंगे, आपका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो टॉपिक भी कमेंट करिएगा। तो ये आपके लिए वर्क है, अगर आप सीरियस होकर देख रहे होगे तो हमें जरूर कमेंट में जवाब दोगे, वरना पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो हम करा ही रहे हैं, उनको सब टेलीग्राम में उपलब्ध करा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? 19 धाराएं हैं। ऐसी कोई बात नहीं बताइए जो आप समझ ना पाए हो, ठीक है। धारा नंबर, अब हम लोग यहाँ पे धाराएं पढ़ते हैं कि धारा 3 का 3 ये क्या है, कितनी भी जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो धारा 3 क्या कहती है कि निरोध करने की शक्ति, हमने आपको बता दिया निवारक निरोध क्या है, या आप लाइन पढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को जेल या संस्था में बिना मुकदमा चलाए इसलिए बंद कर देना कि वह व्यक्ति राष्ट्र राज्य किसी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए वो खतरा साबित हो सकता है। तो उसी के संदर्भ में धारा 3 कहता है निरोध करने की शक्ति, पावर दी गई है। धारा 3 का 3 क्या कहता है, तो इसके तहत ऐसी कार्यवाही वही तभी की जाएगी जबकि सरकार तथा उस स्थानीय क्षेत्र के दंडाधिकारी यानी डीएम, पुलिस आयुक्त को ऐसा विश्वास हो जाए कि रासुका के तहत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसी कार्यवाही एक बार में 3 माह से अधिक नहीं की जा सकती। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 9 माह के लिए दंडित करना है तो क्या होगा कि इसे 3 स्टेप में दंडित किया जाएगा। एक बार में उसको 3 माह का कर सकते हैं, लेकिन इसे 3 माह करके उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, उसके दंड को बढ़ाया जा सकता है। यदि रासुका डीएम के द्वारा लगाया गया है, ठीक है, डीएम के द्वारा लगाई गई है, तो राज्य सरकार को 12 दिन के अंदर अनुमोदित कराया जाएगा, नहीं तो रासुका समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार के लिए कितने दिन का है? 12 दिन के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर राज्य सरकार अनुमोदन देने के पश्चात 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को सूचित करना होगा, समझे। राज्य सरकार केंद्र को कितने दिन में सूचित करेगी? 7 दिन में। और राज्य सरकार कितने दिन में अनुमोदित करती है? तो 12 दिन के अंदर यदि डीएम रासुका लगाता है। तो ये पॉइंट जो ये दिन लिखे हैं ना, ये जो डेट लिखी है ना, 12 दिन, 3 दिन, 7 दिन, तो ये आप अच्छे से बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्योंकि पॉइंट जो आपके निकल के आएंगे वो पॉइंट यहीं से निकल के आते हैं और यही चीज़ें एग्जाम में आकर के आपसे पूछी भी जाती हैं। तो बिल्कुल आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करके यही रखना है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में आपको सेट करके रखना है कि दिन दिए थे कि महीने दिए थे कि सप्ताह दिए थे। चलिए अब अगला देख लेते हैं, धारा नंबर हमारी 4। तो धारा 4 क्या कहती है? तो धारा नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि धारा 4 क्या है। तो भारत में किसी भी स्थान पर गिरफ्तारी उसी प्रकार होगी जैसे सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निर्धारित की गई है। बस आपको इतना याद रखना है, धारा नंबर 4 में ये बात कही गई है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। धारा नंबर 9, तो धारा नंबर 9 कहती है सलाहकार
या न्यायिक बोर्ड का गठन का प्रावधान कहती है धारा नंबर 9। सलाहकार या न्यायिक बोर्ड का जो गठन का प्रावधान है वो धारा नंबर 9 के अंतर्गत दिया गया है। धारा नंबर 13, निरोध की अधिकतम अवधि की बातें की गई हैं और निरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 12 महीने। हमने आपको बताया कि निरोध की परिभाषा ऊपर क्या हो सकती है, निवारक निरोध की परिभाषा ऊपर क्या हो सकती है, ये हमने आपको ऊपर समझा दिया है। धारा नंबर 14 क्या कहती है? तो निरोध आदेश को वापस लेने का प्रावधान जो है किस तरीके से लिया जाएगा, वो धारा नंबर 14 में है। अब देख लेते हैं, ये थोड़ा सा धाराएं ऊपर नीचे हो गई हैं लिखने में। धारा नंबर 10, तो न्यायिक यानी सलाहकार बोर्ड का कार्य, ठीक है, वो बताया गया है कि धारा नंबर 10 में बताया गया है कि न्यायिक या सलाहकार बोर्ड का कार्य। देखिए धारा नंबर 9 कहता है कि न्यायिक या सलाहकार बोर्ड का गठन, फिर धारा नंबर 10 कहता है कि न्यायिक या सलाहकार बोर्ड का कार्य। 3 सप्ताह में सरकार सूचना देगी इसको। कितने सप्ताह में? 3 सप्ताह में। धारा नंबर 11 क्या कहती है? न्यायिक बोर्ड 7 सप्ताह के भीतर अपनी कार्यवाही की सूचना सरकार को देगी। तो 7 सप्ताह के अंदर अपनी कार्यवाही की सूचना किसको देगी? सरकार को। एक धारा नंबर 11 कहती है। ठीक है। धारा नंबर 12 क्या है? तो न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की सहमति या असहमति पर सरकार की कार्यवाही होगी। ठीक है, सरकार की कार्रवाई। और धारा 13 पढ़ ही लिया कि निरोध की अधिकतम अवधि की जो बातें हैं यानी 12 महीने जो होगा तो वो धारा नंबर 13 में है। और वापस निरोध वापस लेने का धारा नंबर 14 में है। दोस्तों जिस तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जिस हिसाब से कंटेंट को लिखा गया, भरोसा मानिए जितने जो 3 टॉपिक हमने ऊपर करा रखे हैं, 3 टॉपिक जो हमने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, उन 3 टॉपिक को मानवाधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई और इसके अलावा साइबर क्राइम, इनकी जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं थी बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो इनके फैक्ट थे, सब कुछ कराया है। आप जाकर के वो वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका सबका लिंक लगाएंगे। आप देख करके आप मॉडल पेपर हल करिए, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको कंटेंट दे रहे हैं बस आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, रट लो। ठीक है, बस अच्छे से तैयार करके इसको रट लो। देखना आप लगभग सारे क्वेश्चन आप अच्छे से टिकल कर पा रहे होगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत थोड़ी सी भी आप कर दीजिए कि वीडियो को 2-4 लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब धारा नंबर 15, सरकार रासुका की कार्यवाही कभी भी समाप्त कर सकती है। तो रासुका की कार्यवाही कभी भी समाप्त कर सकती है सरकार, ये धारा 15। देखिए इंपॉर्टेंट धाराएं सारी लिखी हैं। धारा नंबर 16, रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारी को संरक्षण प्रदान किया गया है, ये धारा नंबर 16 में है। धारा नंबर 16 में है। तो आपने ये पूरा अच्छे से सेगमेंट पढ़ लिया, जितनी इसकी धाराएं थी, जितने इसके बेसिक्स पॉइंट थे, जितने बेसिक पॉइंट थे वो सब आपने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला टॉपिक हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, आपको वीडियो हम बना करके दे देंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं अगले टॉपिक के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।